नमस्कार, इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए निर्मल वर्मा की लिखी कहानी दूसरी दुनिया। बहुत पहले मैं एक लड़की को जानता था। वह दिन भर पार्क में खेलती थी। उस पार्क में बहुत से पेड़ थे जिनमें मैं बहुत कम को पहचानता था। मैं सारा दिन लाइब्रेरी में रहता था और जब शाम को लौटता था तो वह उन पेड़ों के बीच बैठी दिखाई देती थी। बहुत दिनों तक हम एक दूसरे से नहीं बोले। मैं लंदन के उस इलाके में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ठहरा था। उन दिनों मैं एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहता था, सस्ती जगह की तलाश में। वे काफी गरीबी के दिन थे। वह लड़की भी काफी गरीब रही होगी, यह मैं आज सोचता हूं। वह एक आधा उधड़ा स्वेटर पहने रहती, सिर पर कथई रंग का टोप जिसके दोनों तरफ उसके बाल निकले रहते, कान हमेशा लाल रहते और नाक का ऊपरी सिरा भी, क्योंकि वे अक्टूबर के अंतिम दिन थे, सर्दियां शुरू होने से पहले के दिन। और ये शुरू के दिन कभी-कभी असली सर्दियों से भी ज्यादा क्रूर होते थे। सच कहूं तो ठंड से बचने के लिए ही मैं लाइब्रेरी आता था। उन दिनों मेरा कमरा बर्फ हो जाता था। रात को सोने से पहले मैं अपने सब स्वेटर और जुराबें पहन लेता था। रजाई पर अपने कोट और ओवरकोट जमा कर लेता था, लेकिन ठंड फिर भी नहीं जाती थी। ये नहीं कि कमरे में हीटर नहीं था, किंतु उसे जलाने के लिए उसके भीतर एक शीलिंग डालना पड़ता था। पहली रात जब मैं उस कमरे में सोया था तो रात भर उस हीटर को पैसे खिलाता रहा। हर आधा घंटे बाद उसकी जठराग्नि शांत करनी पड़ती थी। दूसरे दिन मेरे पास नाश्ते के पैसे भी नहीं बचे थे। उसके बाद मैंने हीटर को अलग छोड़ दिया। मैं रात भर ठंड से कांपता रहता, लेकिन यह तसल्ली रहती कि वह भी भूखा पड़ा है। वह मेज पर ठंडा पड़ा रहता, मैं बिस्तर पर, और इस तरह हम दोनों के बीच शीत युद्ध जारी रहता। सुबह होते ही मैं जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी चला आता। पता नहीं कितने लोग मेरी तरह वहां आते थे। लाइब्रेरी खुलने से पहले ही दरवाजे पर लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे। उनमें से ज्यादातर बूढ़े लोग होते थे जिन्हें पेंशन बहुत कम मिलती थी, किंतु सर्दी सबसे ज्यादा लगती थी। मेजों पर एक दो किताबें खोलकर वे बैठ जाते। कुछ ही देर बाद मैं देखता मेरे दाएं बाएं सब लोग सो रहे हैं। कोई उन्हें टोकता नहीं था। एक आध घंटे बाद लाइब्रेरी का कोई कर्मचारी वहां चक्कर लगाने आ जाता, खुली किताबों को बंद कर देता और उन लोगों को धीरे से हिला देता जिनके खर्राटे दूसरों की नींद या पढ़ाई में खलल डालने लगे हों। ऐसी ही एक ऊँघती दोपहर में मैंने उस लड़की को देखा था, लाइब्रेरी की लंबी खिड़की से। उसने अपना बस्ता एक बेंच पर रख दिया था और खुद पेड़ों के पीछे छिप गई थी। वह कोई धूप का दिन न था, इसलिए मुझे कुछ हैरानी हुई थी कि इतनी ठंड में वह लड़की बाहर खेल रही है। वह बिल्कुल अकेली थी। बाकी बेंचें खाली पड़ी थीं। और उस दिन पहली बार मुझे यह जानने की तीव्र उत्सुकता हुई थी कि वे कौन से खेल हैं जिन्हें कुछ बच्चे अकेले में खेलते हैं। दोपहर होते ही वह पार्क में आती, बेंच पर अपना बैग रख देती और फिर पेड़ों के पीछे भाग जाती। मैं कभी कभी किताब से सिर उठाकर उसकी ओर देख लेता। 5 बजने पर सरकारी अस्पताल का गज्जर सुनाई देता। घंटे बजते ही वह लड़की जहां भी होती दौड़ते हुए अपनी बेंच पर आ बैठती। वह बस्ते को गोद में रखकर चुपचाप बैठी रहती जब तक दूसरी तरफ से एक महिला न दिखाई दे जाती। मैं कभी उन महिला का चेहरा ठीक से न देख सका। वह हमेशा नर्स की सफेद पोशाक में आती थी और इससे पहले कि बेंच तक पहुंच पाती वह लड़की अपना धीरज खोकर भागने लगती और उन्हें बीच में ही रोक लेती। वे दोनों गेट की तरफ मुड़ जाती और मैं उन्हें उस समय तक देखता रहता जब तक वे आंखों से ओझल न हो जाती। मैं ये सब देखता था हिचकॉक के हीरो की तरह, खिड़की से बाहर, जहां यह पैंटोमिम रोज दोहराया जाता था। यह सिलसिला शायद सर्दियों तक चलता रहता यदि एक दिन अचानक मौसम ने करवट न ली होती। एक रात सोते हुए मुझे सहसा अपनी रजाई और उस पर रखे हुए कोट बोझ जान पड़े। मेरी देह पसीने से लथपथ थी, जैसे बहुत दिनों बाद बुखार से उठ रहा हूं। खिड़की खोलकर बाहर झांका तो न धुंध न कोहरा। लंदन का आकाश नीली मखमली डिबिया सा खुला था, जिसमें किसी ने ढेर से तारे भर दिए थे। मुझे लगा जैसे यह गर्मियों की रात है और मैं विदेश में न होकर अपने घर की छत पर लेटा हूं। अगले दिन खुलकर धूप निकली थी। मैं अधिक देर तक लाइब्रेरी में नहीं बैठ सका। दोपहर होते ही मैं बाहर निकल पड़ा और घूमता हुआ उस रेस्तरां में चला आया
जहां मैं रोज खाना खाने जाया करता था। वह एक सस्ता यहूदी रेस्तरां था। वहां सिर्फ 1.5 शिलिंग में कोशर गोश्त, 2 रोटियां और बियर का एक छोटा गिलास मिल जाता था। रेस्तरां की यहूदी मालकिन, जो युद्ध से पहले लिथुनिया से आई थी, एक ऊंचे स्टूल पर बैठी रहती। काउंटर पर एक कैश बॉक्स रखा रहता और उसके नीचे एक सफेद सियामी बिल्ली ग्राहकों को घूरती रहती। मुझे शायद वह थोड़ा बहुत पहचानने लगी थी, क्योंकि जितनी देर मैं खाता रहता उतनी देर वह अपनी हरी आंखों से मेरी तरफ टुकुर टुकुर ताकती रहती। गरीबी और ठंड और अकेलेपन के दिनों में बिल्ली का सहारा भी बहुत होता है, यह मैं उन दिनों सोचा करता था। मैं यह भी सोचता था कि किसी दिन मैं भी ऐसा ही हिंदुस्तानी रेस्तरां खोलूंगा और एक साथ 3 बिल्लियां पालूंगा। रेस्तरां से बाहर आया तो दोबारा लाइब्रेरी जाने की इच्छा मर गई। लंबी मुद्दत बाद उस दिन घर से चिट्ठियां और अखबार आए थे। मैं उन्हें पार्क की खुली धूप में पढ़ना चाहता था। मुझे हल्का सा आश्चर्य हुआ जब मेरी नजर पार्क के फूलों पर गई। वे बहुत छोटे फूल थे जो घास के बीच अपना सिर उठाकर खड़े थे। इन्हीं फूलों के बारे में शायद जीसस ने कहा था, लिलीज ऑफ द फील्ड। ऐसे फूल जो आने वाले दिनों के बारे में नहीं सोचते। वे गुजरी हुई गर्मियों की याद दिलाते थे। मैं घास के बीच उन फूलों पर चलने लगा। बहुत अच्छा लगा। आने वाले दिनों की दुश्चिंताएं झरने लगीं। मैं हल्का सा हो गया। मैंने अपने जूते उतार दिए और घास पर नंगे पांव चलने लगा। मैं बेंच के पास पहुंचा ही था कि मुझे अपने पीछे एक चीख सुनाई दी। कोई तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की दिखाई दी। वह पेड़ों से निकलकर बाहर आई और मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। "You are caught," उसने हंसते हुए कहा। "अब आप जा नहीं सकते।" मैं समझा नहीं। जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। "आप पकड़े गए," उसने दोबारा कहा। "आप मेरी जमीन पर खड़े हैं।" मैंने चारों तरफ देखा। घास पर फूल थे, किनारे पर खाली बेंचें थीं, बीच में 3 एवरग्रीन पेड़ और एक मोटे तने वाला ओक खड़ा था। उसकी जमीन कहीं दिखाई न दी। "मुझे मालूम नहीं था," मैंने कहा और मुड़कर वापस जाने लगा। "नहीं, नहीं, आप जा नहीं सकते।" बच्ची एकदम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। "वे आपको जाने नहीं देंगे।" "कौन नहीं जाने देगा?" मैंने पूछा। उसने पेड़ों की तरफ इशारा किया, जो अब सचमुच सिपाही से दिखाई दे रहे थे। लंबे हट्टे कट्टे पहरेदार। मैं बिना जाने उनके अदृश्य फंदे में चला आया था। कुछ देर तक हम चुपचाप आमने सामने खड़े रहे। उसकी आंखें बराबर मुझ पर टिकी थीं, उत्तेजित और सतर्क। जब उसने देखा मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है, तो वह कुछ ढीली पड़ी। "आप छूटना चाहते हैं?" उसने कहा। "कैसे?" मैंने उसकी ओर देखा। "आपको इन्हें खाना देना होगा। ये बहुत दिन से भूखे हैं।" उसने पेड़ों की ओर संकेत किया। वे हवा में सिर हिला रहे थे। "खाना मेरे पास नहीं है," मैंने कहा। "आप चाहें तो ला सकते हैं।" उसने आशा बंधाई। "ये सिर्फ फूल पत्ते खाते हैं।" मेरे लिए यह मुश्किल नहीं था। वे अक्टूबर के दिन थे और पार्क में फूलों के अलावा ढेरों पत्ते बिखरे रहा करते थे। मैं नीचे झुका ही था कि उसने लपक कर मेरा हाथ रोक लिया। "नहीं, नहीं, यहां से नहीं। यह मेरी जमीन है। आपको वहां जाना होगा।" उसने पार्क के फेंस की ओर देखा। वहां मुरझाए फूलों और पत्तों का ढेर लगा था। मैं वहां जाने लगा कि उसकी आवाज सुनाई दी। "ठहरिए, मैं आपके साथ आती हूं, लेकिन अगर आप बचकर भागेंगे तो यहीं मर जाएंगे।" वह रुकी, मेरी तरफ देखा। "आप मरना चाहते हैं?" मैंने जल्दी से सिर हिलाया। वह इतना गर्म और उजला दिन था कि मरने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। हम फेंस तक गए। मैंने रूमाल निकाला और फूल पत्तियों को बटोरने लगा। मुक्ति पाने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। वापस लौटते हुए वह चुप रही। मैं कनखियों से उसकी ओर देख लेता था। वह काफी बीमार सी बच्ची जान पड़ती थी। उन बच्चों की तरह गंभीर जो हमेशा अकेले में अपने साथ खेलते हैं। जब वह चुप रहती थी तो होंठ बिचक जाते थे। नीचे का होंठ थोड़ा सा बाहर निकल आता, जिसके ऊपर दबी हुई नाक बेसहारा सी दिखाई देती थी।
बाल बहुत छोटे थे और बहुत काले गोल छल्लों में धुली हुई रुई की तरह बंटे हुए, जिन्हें छूने को अनायास हाथ आगे बढ़ जाता था, लेकिन वह अपनी दूरी में हर तरह की छुअन से परे जान पड़ती थी। अब आप इन्हें खाना दे सकते हैं, उसने कहा। वह पेड़ों के पास आकर रुक गई थी। क्या वे मुझे छोड़ देंगे? मैं कोई गारंटी, कोई आश्वासन पाना चाहता था। इस बार वह मुस्कुराई और मैंने पहली बार उसके दांत देखे, एकदम सफेद और चमकीले, जैसे अक्सर नीग्रो लड़कियों के होते हैं। मैंने वे पत्तियां रूमाल से बाहर निकाली, 4 हिस्सों में बांटी और बराबर बराबर से पेड़ों के नीचे डाल दी। मैं स्वतंत्र हो गया था, कुछ खाली सा भी। मैंने जेब से चिट्ठियां और अखबार निकाले और उस बेंच पर बैठ गया जहां उसका बैग रखा था। वह काले चमड़े का बैग था, भीतर किताबें ठूंसी थीं। ऊपर की जेब से आधा कुतरा हुआ सेब बाहर झांक रहा था। वह ओझल हो गई। मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा तो उसकी फ्रॉक का एक कोना झाड़ियों से बाहर दिखाई दिया। वह एक खरगोश की तरह दुबक कर बैठी थी, मेरे ही जैसे, किसी भूले भटके यात्री पर झपटने के लिए। किंतु बहुत देर तक पार्क से कोई आदमी नहीं गुजरा। हवा चलती तो पेड़ों के नीचे जमा की हुई पत्तियां घूमने लगतीं, एक भंवर की तरह, और वह अपने शिकार को भूलकर उनके पीछे भागने लगती। कुछ देर बाद वह बेंच के पास आई, एक क्षण मुझे देखा, फिर बस्ते की जेब से सेब निकाला। मैं अखबार पढ़ता रहा और उसके दांतों के बीच सेब की कुतरन सुनता रहा। अचानक उसकी नजर मेरी चिट्ठियों पर पड़ी जो बेंच पर रखी थी। उसके हिलते हुए जबड़े रुक गए। यह आपकी हैं? हाँ, मैंने उसकी ओर देखा। और यह? उसने लिफाफे पर लगे टिकट की ओर उंगली उठाई। टिकट पर हाथी की तस्वीर थी जिसकी सूंड ऊपर हवा में उठी थी। वह अपने दांतों के बीच हंसता सा दिखाई दे रहा था। तुम कभी जू गई हो? मैंने पूछा। एक बार पापा के साथ गई थी। उन्होंने मुझे एक पेनी दी थी और हाथी ने अपनी सूंड से उस पेनी को मेरे हाथ से उठाया था। तुम डरी नहीं? नहीं, क्यों? उसने सेब कुतरते हुए मेरी ओर देखा। पापा तुम्हारे साथ यहां नहीं आते? एक बार आए थे, 3 बार पकड़े गए। वह धीमे से हंसी, जैसे मैं वहां न हूं, जैसे कोई अकेले में हंसता है जहां एक स्मृति 50 तहें खोलती है। अस्पताल की घड़ी का गजर सुनाई दिया तो हम दोनों चौंक गए। लड़की ने बेंच से बस्ता उठाया और उन पेड़ों के पास पास गई जो चुप खड़े थे। बच्ची हर पेड़ के पास जाती थी, छूती थी, कुछ कहती थी जिसे सिर्फ पेड़ सुन पाते थे। आखिर में वह मेरे पास आई और मुझसे हाथ मिलाया, जैसे मैं भी उन पेड़ों में से एक हूं। उसकी निगाहें पीछे मुड़ गईं। मैंने देखा, कौन है? वह महिला दिखाई दी। वह नर्सों वाली सफेद पोशाक हरी घास पर चमक रही थी। बच्ची उन्हें देखते ही भागने लगी। मैंने ध्यान से देखा, ये वही महिला थी जिन्हें मैं लाइब्रेरी की खिड़की से देखता था। छोटा कद, कंधे पर थैला और बच्ची जैसे ही काले घुंघराले बाल। वे मुझसे काफी दूर थीं, लेकिन उनकी आवाज सुनाई दे जाती थी। अलग अलग शब्द नहीं, सिर्फ 2 स्वरों की एक आहट। वे घास पर बैठ गई थीं। बच्ची मुझे भूल गई थी। मैंने जूते पहने, अखबार और चिट्ठियां जेब में रख दी। अभी समय काफी है, मैंने सोचा। 1-2 घंटे लाइब्रेरी में बिता सकता हूं, पार्क के जादू से अलग, अपने अकेले कोने में। मैं बीच पार्क में चला आया। पेड़ों की फुनगियों पर आग सुलगने लगी थी। समूचा पार्क सोने में गल रहा था। बीच में पत्तों का दरिया था, हवा में हिलता हुआ। कौन है? कोई मुझे बुला रहा था और मैं चलता गया, रुका नहीं। कभी कभी आदमी खुद अपने को बुलाने लगता है, बाहर से भीतर और भीतर से कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह बुलावा और दिनों की तरह नहीं था। यह रुका नहीं, इसलिए अंत में मुझे ही रुकना पड़ा। इस बार कोई शक नहीं हुआ। सचमुच कोई चीख रहा था, स्टॉप स्टॉप। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लड़की खड़ी होकर दोनों हाथ हवा में हिला रही थी। सच, मैं फिर पकड़ा गया था, दोबारा से। बेवकूफों की तरह मैं उसकी जमीन पर चला आया था, 4 पेड़ों से घिरा हुआ। इस बार मां और बेटी दोनों हंस रही थीं। वे झूठी गर्मियों के दिन थे। ये दिन ज्यादा देर नहीं टिकेंगे, इसे सब जानते थे। लाइब्रेरी उजाड़ रहने लगी। मेरे पड़ोसी, बूढ़े, पेंशन याफ्ता लोग अब बाहर धूप में बैठने लगे।
आकाश इतना नीला दिखाई देता कि लंदन की धुंध भी उसे मैला न कर पाती। उसके नीचे पार्क एक हरे टापू सा लेटा रहता। ग्रेटा, यह उसका नाम था, हमेशा वहां दिखाई देती थी। कभी दिखाई न देती तो भी बेंच पर उसका बस्ता देखकर पता चल जाता कि वह यहीं कहीं है, किसी कोने में दुबकी है। मैं बचता हुआ आता, पेड़ों से, झाड़ियों से, घास के फूलों से। हर रोज वह कहीं न कहीं एक अदृश्य भयानक फंदा छोड़ जाती, और जब पूरी सतर्कता के बावजूद मेरा पांव उसमें फंस जाता तो वह बदहवास चीखती हुई मेरे सामने आ खड़ी होती। मैं पकड़ लिया जाता, छोड़ दिया जाता, फिर पकड़ लिया जाता। यह खेल नहीं था, वह एक पूरी दुनिया थी। उस दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं था, हालांकि मैं कभी कभी उसमें बुला लिया जाता था, ड्रामे में एक एक्स्ट्रा की तरह। मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ता था, क्योंकि वह मुझे किसी भी समय बुला सकती थी। एक दोपहर हम दोनों बेंच पर बैठे थे। अचानक वह उठ खड़ी हुई। हेलो मिसेस टॉमस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आज आप बहुत दिन बाद दिखाई दी। ये मेरे इंडियन दोस्त हैं, इनसे मिलिए। मैं अवाक उसे देखता रहा। वहां कोई न था। आप बैठे हैं, इनसे हाथ मिलाइए, उसने मुझे कुछ झिड़कते हुए कहा। मैं खड़ा हो गया, खाली हवा से हाथ मिलाया। ग्रेटा खिसककर मेरे पास बैठ गई ताकि कोने में मिसेस टॉमस बैठ सकें। आप बाजार जा रही थीं? उसने खाली जगह को देखते हुए कहा। मैं आपका थैला देखकर समझ गई। नहीं, माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मुझे बहुत काम करना है। इन्हें देखिए, उसने पेड़ों की तरफ इशारा किया। ये सुबह से भूखे हैं। मैंने अभी तक इनके लिए खाना भी नहीं बनाया। आप चाय पिएंगी या कॉफी? ओह, आप घर से पीकर आई हैं। क्या कहा? मैं आपके घर क्यों नहीं आती? आजकल वक्त कहाँ मिलता है? सुबह अस्पताल जाना पड़ता है, दोपहर को बच्चों के साथ। आप तो जानती हैं, मैं इतवार को आऊंगी। आप जा रही हैं। उसने खड़े होकर दोबारा हाथ मिलाया। मिसेस टॉमस शायद जल्दी में थीं। विदा लेते समय उन्होंने मुझे देखा नहीं। बदले में मैं बेंच पर ही बैठा रहा। कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे, फिर सहसा वह चौंक पड़ी। आप कुछ सुन रहे हैं? उसने मेरी कुहनी को झिंझोड़ा। कुछ भी नहीं, मैंने कहा। फोन की घंटी कितनी देर से बज रही है? जरा देखिए, कौन है? मैं उठकर बेंच के पीछे गया, नीचे घास से एक टूटी टहनी उठाई और जोर से कहा, हेलो। कौन है? उसने कुछ अधीरता से पूछा। मिसेस टॉमस, मैंने कहा। ओह, फिर मिसेस टॉमस। उसने एक थकी सी जम्हाई ली, धीमे कदमों से पास आई, मेरे हाथ से टहनी खींचकर कहा, हेलो मिसेस टॉमस, आप बाजार से लौट आईं? क्या क्या लाईं? मीट बॉल्स, फिश फिंगर्स, आलू के चिप्स? उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थीं। वह शायद चुन चुन कर उन सब चीजों का नाम ले रही थी जो उसे सबसे अधिक अच्छी लगती थीं। फिर वह चुप हो गई, जैसे मिसेस टॉमस ने कोई अप्रत्याशित प्रस्ताव उसके सामने रखा हो। ठीक है मिसेस टॉमस, मैं अभी आती हूं। नहीं, मुझे देर नहीं लगेगी। मैं अभी बस स्टेशन की तरफ जा रही हूं। गुड बाय मिसेस टॉमस। उसने चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। मिसेस टॉमस ने मुझे डिनर पर बुलाया है। आप क्या करेंगे? मैं सोऊंगा। पहले इन्हें कुछ खिला देना, नहीं तो ये रोएंगे। उसने पेड़ों की ओर इशारा किया जो ठहरी हवा में निस्पंद खड़े थे। वह तैयार होने लगी। अपने बिखरे बालों को संवारा, पाउडर लगाने का बहाना किया, हथेली का शीशा बनाकर उसमें झांका। धूप और पेड़ों की छाया के बीच वह सचमुच सुंदर जान पड़ रही थी। जाते समय उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैं उसे देखता रहा जब तक वह पेड़ों और झाड़ियों के घने झुरमुट में गायब नहीं हो गई। ऐसा हर रोज होने लगा। वह मिसेस टॉमस से मिलने चली जाती और मैं बेंच पर लेटा रहता। मुझे अकेला नहीं लगता था। पार्क की अजीब अदृश्य आवाजें मुझे हरदम घेरे रहती। मैं एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में चला आता। वह पार्क के सुदूर कोनों में भटकती फिरती। मैं लाइब्रेरी की किताबों का सिरहाना बनाकर बेंच पर लेट जाता। लंदन के बादलों को देखता, वे घूमते रहते, और जब कभी कोई सफेद टुकड़ा सूरज पर अटक जाता, तब पार्क में अंधेरा सा घिर जाता,
ऐसे ही एक दिन जब मैं बेंच पर लेटा था, मुझे अपने नजदीक एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मुझे लगा मैं सपने में मिसेस टामस को देख रहा हूं। वे मेरे पास बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई हैं, मुझे बुला रही हैं। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने बच्ची की मां खड़ी थी। उन्होंने ग्रेटा का हाथ पकड़ रखा था और कुछ असमंजस में वे मुझे निहार रही थीं। माफ कीजिए, उन्होंने सकुचाते हुए कहा, आप सो तो नहीं रहे थे? मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। आज आप जल्दी आ गईं, मैंने कहा। उनकी सफेद पोशाक, काली बेल्ट और बालों पर बंधे स्कार्फ को देखकर मेरी आंखें छूंधियां सी गईं। लगता था वे अस्पताल से सीधी यहां चली आ रही थीं। हाँ, मैं जल्दी आ गई। वे मुस्कुराने लगीं। शनिवार को काम ज्यादा नहीं रहता, मैं दोपहर को ही आ जाती हूं। वे वेस्ट इंडीज के चौड़े उच्चारण के साथ बोल रही थीं, जिसमें हर शब्द का अंतिम हिस्सा गुब्बारे सा उड़ता दिखाई देता था। मैं आपसे कहने आई थी, आज आप हमारे साथ चाय पीने चलिएगा। हम लोग पास में ही रहते हैं। उनके स्वर में कोई संकोच या दिखावा नहीं था, जैसे वे मुझे मुद्दत से जानती हों। मैं तैयार हो गया। मैं अरसे से किसी के घर नहीं गया था। अपने बेड सिटर से लाइब्रेरी और पार्क तक परिक्रमा लगाता था। मैं लगभग भूल गया था कि उसके परे एक और दुनिया है, जहां ग्रेटा रहती होगी, खाती होगी, सोती होगी। वह आगे आगे चल रही थी। कभी कभी पीछे मुड़कर देख लेती थी कि कहीं हम बहुत दूर तो नहीं छूट गए। उसे शायद कुछ अनोखा सा लग रहा था कि मैं उसके घर आ रहा हूं। अजीब मुझे भी लग रहा था। उसके घर आना नहीं, बल्कि उसकी मां के साथ चलना। वे उम्र में काफी छोटी जान पड़ती थीं, शायद अपने कद के कारण। मेरे साथ चलते हुए वे कुछ इतनी छोटी दिखाई दे रही थीं कि भ्रम होता था कि मैं किसी दूसरी ग्रेटा के साथ चल रहा हूं। रास्ते भर वे चुप रहीं। सिर्फ जब उनका घर सामने आया तो वे ठिठक गईं। आप भी तो कहीं पास रहते हैं? उन्होंने पूछा। ब्राइड स्ट्रीट में, मैंने कहा, ट्यूब स्टेशन के बिल्कुल सामने। आप शायद हाल में ही आए हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस इलाके में बहुत कम इंडियन रहते हैं। वे नीचे उतरने लगीं। उनका घर बेसमेंट में था और हमें सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ा था। बच्ची दरवाजा खोलकर खड़ी थी। कमरे में दिन के समय भी अंधेरा था। बत्ती जलाई तो 3-4 कुर्सियां दिखाई दी। बीच में एक मेज थी, जरूरत से ज्यादा लंबी और नंगी, जैसे उस पर पिंग पोंग खेली जाती है। दीवार से सटा सोफा था, जिसके सिरहाने एक रजाई लिपटी रखी थी। लगता था वह कमरा बहुत से कामों के काम आता था, जिसमें खाना, सोना और मौका पड़ने पर अतिथि सत्कार भी शामिल था। आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूं। वे पर्दा उठाकर भीतर चली गईं। मैं और ग्रेटा कमरे में अकेले बैठे रहे। हम दोनों पार्क के पतझड़ी उजाले में एक दूसरे को पहचानने लगे थे, पर कमरे के भीतर न कोई मौसम था, न कोई माया। वह अचानक एक बहुत कम उम्र वाली बच्ची बन गई थी, जिसका जादू और आतंक दोनों झर गए थे। तुम यहां सोती हो? मैंने सोफे की ओर देखा। नहीं, यहां नहीं, उसने सिर हिलाया। मेरा कमरा भीतर है, आप देखेंगे। किचन से आगे एक कोठरी थी, जो शायद बहुत पहले गोदाम रहा होगा। वहां एक नीली चिक लटक रही थी। उसने चिक उठाई और दबे कदमों से भीतर चली आई। धीरे से आइए, वह सो रहा है। कौन? हिश। उसने अपना हाथ मुंह पर रख दिया। मैंने सोचा कोई भीतर है, पर भीतर बिल्कुल सूना था। कमरे की हरी दीवारें थीं, जिन पर जानवरों की तस्वीरें चिपकी थीं। कोने में उसकी खाट थी, जो खटोला सी दिखाई देती थी। तकिए पर थिगलियों में लिपटा एक भालू लेटा था, गुदरी के लाल जैसा। वह सो रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और तुम? मैंने कहा, तुम यहां नहीं सोती? यहां सोती हूं। जब पापा यहां थे तो वे दूसरे पलंग पर सोते थे। मां ने अब उस पलंग को बाहर रखवा दिया है। कहां रहते हैं वे? इस बार मेरा स्वर भी धीमा हो गया। भालू के डर से नहीं, अपने उस डर से जो कई दिनों से मेरे भीतर पल रहा था। अपने घर रहते हैं, और कहां? उसने तनिक विस्मय से मुझे देखा। उसे लगा मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ हूं। वह अपनी मेज के पास गई, जहां उसकी स्कूल की किताबें रखी थीं।
दराज खोला और उसके भीतर से चिट्ठियों का पुलिंदा बाहर निकाला। पुलिंदे पर रेशम का लाल फीता बंधा था, मानो वह क्रिसमस का कोई उपहार हो। वह उन्हें उठाकर मेरे पास ले आई, सबसे ऊपर वाले लिफाफे पर लगा टिकट दिखाया। वे यहां रहते हैं, उसने कहा। मुझे याद आया, वह मेरी नकल कर रही है। बहुत पहले पार्क में मैंने उसे अपने देश की चिट्ठी दिखाई थी। बैठक से उसकी मां हमें बुला रही थी। आवाज सुनते ही वह कमरे से बाहर चली गई। मैं एक क्षण वहीं ठिठका रहा। खटोले पर भालू सो रहा था। दीवारों पर जानवरों की आंखें मुझे घूर रही थीं। बिस्तर के पास ही एक छोटी सी बेसिनी थी, जिस पर उसका टूथब्रश, साबुन और कंघा रखे थे। बिल्कुल मेरे बेडशीट की तरह, मैंने सोचा, किंतु मुझसे बहुत अलग। मैं अपना कमरा छोड़कर कहीं भी जा सकता था। उसका कमरा अपनी चीजों में शाश्वत सा जान पड़ता था। मेज पर चिट्ठियों का पुलिंदा पड़ा था, रेशमी डोर में बंधा हुआ, जिसे जल्दी में वह अकेला छोड़ गई थी। कमरा देख लिया आपने? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यहां जो भी आता है सबसे पहले उसे अपना कमरा दिखाती है। वे कपड़े बदल कर आई थीं, लाल छींट की स्कर्ट और खुला खुला भूरे रंग का कार्डिगन। कमरे में सस्ती सेंट की गंधें फैली थीं। आप चाय नहीं, दावत दे रही हैं? मैंने मेज पर रखे सामान को देखकर कहा। टोस्ट, जैम, मक्खन, चीज, पता नहीं इतनी सारी चीजें मैंने पहले कब देखी थीं। अस्पताल की कैंटीन से ले आती हूं, वहां सस्ते में मिल जाता है। वे परेशान लगती थीं, हंसती थीं, लेकिन परेशानी अपनी जगह कायम रहती थी। पता नहीं बच्ची कहाँ थी। वे उसे चीखते हुए बुला रही थीं और चाय ठंडी हो रही थी। वे सिर पकड़कर बैठी रहीं। फिर याद आया, मैं भी हूं। आप शुरू कीजिए। वह बाग में बैठी होगी। आपका अपना बाग है? मैंने पूछा। बहुत छोटा सा किचन के पीछे। जब हम यहां आए थे उजाड़ पड़ा था। मेरे पति ने उसे साफ किया। अब तो थोड़ी बहुत सब्जी भी निकल आती है। आपके पति यहां नहीं रहते? उन्हें यहां काम नहीं मिला। दिन भर पार्क में घूमते रहते थे। वही आदत ग्रेता को पड़ी है। उनके स्वर में हल्की सी थकान थी, खींच से खाली, लेकिन ऐसी थकान जो पोली धूल सी हर चीज पर बैठ जाती है। पार्क में तो मैं भी घूमता हूं। मैंने उन्हें हल्का करना चाहा। वे हो भी गईं, हंसने लगीं। आपकी बात अलग है, उन्होंने डूबे स्वर में कहा। आप अकेले हैं, लेकिन लंदन में अगर परिवार साथ हो तो बिना नौकरी के नहीं रहा जा सकता। वे मेज की चीजें साफ करने लगीं। बर्तनों को जमा करके मैं किचन में ले गया। सिंक के आगे खिड़की थी, जहां से उनका बाग दिखाई देता था। बीच में एक वीपिंग विलो खड़ा था, जिसकी शाखाएं एक उल्टी छतरी की सलाखों की तरह झूल रही थीं। पीछे मुड़ा तो वे दिखाई दी, दरवाजे पर तौलिया लेकर खड़ी थीं। क्या देख रहे हैं? आपके बाग को। यह तो कोई बहुत छोटा नहीं है नहीं, पर इस पेड़ ने सारी जगह घेर रखी है। मैं इसे कटवाना चाहती थी, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ गई। जिस दिन पेड़ कटना था वह रात भर रोती रही। वे चुप हो गईं, जैसे उस रात को याद करना अपने में एक रोना हो। क्या कहती थी? कहती क्या थी? अपनी जिद पर अड़ी थी। बहुत पहले कभी इसके पापा ने कहा होगा कि पेड़ के नीचे समर हाउस बनाएंगे। अब आप बताइए, यहां खुद रहने को जगह है नहीं, बाग में गुड़ियों का समर हाउस बनेगा। समर हाउस? हाँ, समर हाउस, जहां ग्रेता अपने भालू के साथ रहेगी। वे हंसने लगीं, एक उदास सी हंसी जो एक खाली जगह से उठकर दूसरी खाली जगह पर खत्म हो जाती है और बीच की जगह को भी खाली छोड़ जाती है। मेरे जाने का समय हो गया था, लेकिन ग्रेता कहीं दिखाई नहीं दी। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले आए। लंदन की मैली धूप पड़ोस की चिमनियों पर रेंग रही थी। जब विदा लेने के लिए मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने कुछ सकुचाते हुए कहा, आप कल खाली हैं? कहिए, मैं तकरीबन हर रोज खाली रहता हूं। कल इतवार है, उन्होंने कहा। ग्रेता की छुट्टी है, पर मेरी अस्पताल में ड्यूटी है। क्या मैं उसे आपके पास छोड़ सकती हूं? कितने बजे आना होगा? नहीं, आप आने की तकलीफ न करें।
अस्पताल जाते हुए मैं इसे लाइब्रेरी के सामने छोड़ दूंगी। शाम को लौटते हुए ले लूंगी। मैंने हामी भरी और सड़क पर चला आया। कुछ दूर चलकर जेब से पैसे निकाले और उन्हें गिनने लगा। आज खाने के पैसे बच जाएंगे, यह सोचकर खुशी हुई। मैंने बची हुई रेज़गारी को मुट्ठी में दबाया और घर की तरफ चलने लगा। मैं लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा था। उन्हें देर हो गई थी, शायद सर्दी के कारण। धूप कहीं न थी। लंदन की इमारतों पर अवसन्न सा आलोक फैला था, पीली और जर्द, जिसमें वे और भी दरिद्र और दुखी दिखाई देती थीं। मुझे उनकी सफेद पोशाक दिखाई दी। दोनों पार्क से गुजरते हुए आ रही थीं। आगे आगे वे और पीछे भागती हुई ग्रेटा। जब उन्होंने मुझे देख लिया तो हवा में हाथ हिलाया, बच्ची को जल्दी से चूमा और तेज कदमों से अस्पताल की तरफ मुड़ गईं। किंतु बच्ची में कोई जल्दी न थी। वह धीमे कदमों से मेरे पास आई। सर्दी में नाक लाल सुर्ख हो गई थी। उसने पूरी बाहों वाला ब्राउन स्वेटर पहन रखा था। सिर पर वही पुरानी कैप थी जिसे मैं पार्क में देखा करता था। वह निढाल सी खड़ी थी। चलोगी? मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। मुझे हल्की सी निराशा हुई। मैंने सोचा था वह पूछेगी कहां, और तब मैं उसे आश्चर्य में डाल दूंगा। पर उसने पूछा कुछ भी नहीं और हम सड़क पार करने लगे। जब हम पार्क को छोड़कर आगे बढ़े तो एक बार उसने प्रश्न भरी निगाहों से मेरी ओर देखा, जैसे वह अपने किसी सुरक्षित घेरे से बाहर जा रही हो। पर मैं चुप रहा और उसने कुछ पूछा नहीं। तब मुझे पहली बार लगा कि जब बच्चे माँ बाप के साथ नहीं होते तो सब प्रश्नों को पुड़िया बनाकर किसी अंधेरे गड्ढे में फेंक देते हैं। ट्यूब में बैठकर वह कुछ निश्चिंत नजर आई। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। क्या अभी से रात हो गई? उसने पूछा। रात कैसी? देखो बाहर कितना अंधेरा है। हम जमीन के नीचे हैं, मैंने कहा। वह कुछ सोचने लगी, फिर धीरे से कहा, नीचे रात है, ऊपर दिन। हम दोनों हंसने लगे। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। धीरे धीरे रोशनी नजर आने लगी। ऊपर आकाश का एक टुकड़ा दिखाई दिया और फिर अथाह सफेदी में डूबा दिन सुरंग के बाहर निकल आया। ट्यूब स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह रुक गई। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रुक क्यों गई? मुझे बाथरूम जाना है। मुझे दहशत हुई। टॉयलेट नीचे था और वह इस तरह अपने को रोके बहुत दूर तक नहीं जा सकती थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और उल्टे पांव सीढ़ियों पर भागने लगा। गलियारे के दूसरे सिरे पर टॉयलेट दिखाई दिया, पुरुषों के लिए। मैं जल्दी से उसे भीतर ले गया। दरवाजा बंद करके बाहर आया तो लगा जैसे वह नहीं, मैं मुक्त हो रहा हूं। वह बाहर आई तो परेशान सी नजर आई। अब क्या बात है? चेन बहुत ऊंची है, उसने कहा। तुम ठहरो, मैं खींच आता हूं। उसने मेरा कोट पकड़ लिया। वह खुद खींचना चाहती थी। उसके साथ मैं भीतर गया, उसे दोबारा गोद में उठाया और तब तक उठाता गया जब तक उसका हाथ चेन तक नहीं पहुंच गया। हम दोनों विस्मय से टॉयलेट में पानी को बहता देखते रहे, जैसे यह चमत्कार जिंदगी में पहली बार देख रहे हों। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर आए तो उसने कसकर मेरा हाथ खींच लिया। ट्रिफाल्गर स्क्वायर आगे था, चारों तरफ भीड़, उजाला, शोर। मैं उसे आश्चर्य में डालना चाहता था, किंतु वह डर गई थी। वह इतना डर गई थी कि मेरी इच्छा हुई कि मैं उसे दोबारा नीचे ले जाऊं, ट्यूब स्टेशन में, जहां जमीन का अपना सुरक्षित अंधेरा था। लेकिन जल्दी ही डर बह गया और कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ भी छोड़ दिया। वह स्कायर के अनोखे उजाले में खो गई थी। वह उन शेरों के नीचे चली आई थी जो काले पत्थरों पर अपने पंजे खोलकर भीड़ को निहार रहे थे। बहुत से बच्चे कबूतरों को दाना डाल रहे थे। पंखों की छाया एक बादल सा दिखाई देती थी जो हवा में कभी इधर जाती थी, कभी उधर सिर के ऊपर से निकल जाती थी और कानों में सिर्फ एक गर्म सनसनाती फड़फड़ाहट बाकी रह जाती थी। वह सुन रही थी। वह मुझे भूल गई थी। मैं उसकी आंख बचाकर स्क्वायर के बीच चला आया। वहां एक लाल लकड़ी का केबिन था जहां दाने बिकते थे। एक कप दाने के दाम 4 पेंस। मैंने एक कप खरीदा और भीड़ में उसे ढूंढने लगा। बच्चे बहुत थे, कबूतरों से घिरे हुए, किंतु वह जहां थी
वहां खड़ी थी, अपनी जगह से 1 इंच भी न हिली थी। मैं उसके पीछे गया और दानों का कप उसके आगे कर दिया। वह मुड़ी और हकबकाकर मेरी ओर देखा। बच्चे कृतज्ञ नहीं होते, सिर्फ अपना लेते हैं। एक तीसरी आंख खुल जाती है जो सब चुप्पियों को पाट देती है। उसने कप को लगभग मेरे हाथों से खींचते हुए कहा, क्या वे आएंगे? जरूर आएंगे। पहले तुम्हें एक एक दाना डालना होगा उन्हें पास बुलाने के लिए। फिर उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह उस तरफ भागती गई जहां इक्के दुक्के कबूतर भटक रहे थे। शुरू शुरू में उसने डरते हुए हथेली आगे बढ़ाई। कबूतर उसके पास आते हुए झिझक रहे थे, जैसे उसके डर ने उन्हें भी छू लिया हो। किंतु ज्यादा देर वे अपना लालच नहीं रोक सके। नखरे छोड़कर पास आए, इधर उधर देखने का बहाना किया और फिर खटाखट उसकी हथेली से दाने चुगने लगे। वह अब अपनी फ्रॉक फैलाकर बैठ गई थी, एक हाथ में दोना, दूसरे हाथ में दाने। मैं अब उसे देख भी नहीं सकता था। पंखों की सलेटी फड़फड़ाती छत ने उसे अपने में ढक लिया था। मैं बेंच पर बैठ गया, फव्वारों को देखने लगा जिनके छींटे उड़ते हुए घुटनों तक आ जाते थे। बादल इतने नीचे झुक आए थे कि नेल्सन का सिर सिर्फ एक काले धब्बे सा दिखाई देता था। दिन बीत रहा था। कुछ ही देर में मैंने देखा वह सामने खड़ी है। मैं एक कप और लूंगी, उसने कहा। अब नहीं, मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। काफी देर हो गई है, अब चाय पिएंगे और तुम आइसक्रीम लोगी। उसने सिर हिलाया। मैं एक कप और लूंगी। उस स्वर में जिद नहीं थी। कुछ क्षण पहले जो पहचान आई थी वह मानो मुझसे नहीं, उससे आग्रह कर रही हो। मैंने उसके हाथ से खाली कप लिया और दुकान की तरफ बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा, वह मुझे देख रही थी। मैं दुकान के पीछे मुड़ गया। वहां भीड़ थी और उसकी आंखें मुंह तक नहीं पहुंच सकती थीं। कोने में सिमटकर मैंने जेब से पैसे निकाले। चाय और आइसक्रीम के पैसे एक तरफ किए, ट्यूब के किराए के पैसे दूसरी तरफ। बाकी सिर्फ 2 पेंस बचे थे। मैंने चाय के कुछ पेंस उसमें मिलाए और दुकानदार के आगे लगी क्यू में शामिल हो गया। इस बार जब मैंने उसे कप दिया तो उसने मुझे देखा भी नहीं। वह तुरंत भागती हुई उस जगह चली गई जहां सबसे ज्यादा कबूतर इकट्ठा थे। अब उसका हौसला बढ़ गया था और कबूतर भी उसे पहचानने लगे थे। वे आसपास उड़ते हुए कभी उसके हाथों, उसके कंधों, उसके सिर पर बैठ जाते थे। वह हंसती जा रही थी। पीला चेहरा एक ज्वरग्रस्त खिंचाव में विकृत सा हो गया था और हाथ, वे हाथ जो मुझे हमेशा इतने निरीह जान पड़ते थे, अब एक अजीब बेचैनी में कभी खुलते थे, कभी बंद होते थे, जैसे वे किसी भी क्षण कबूतरों की फड़फड़ाती मांसल धड़कनों को दबोच लेंगे। उसे पता भी न चला कब दानों की कटोरी खाली हो गई। वह कुछ देर तक हवा में हथेली खोले बैठी रही। सहसा उसे आभास हुआ कबूतर उसे छोड़कर दूसरे बच्चों के आसपास मंडराने लगे हैं। वह खड़ी हो गई और बिना कहीं देखे चुपचाप मेरे पास चली आई। वह एक तक मुझे देख रही थी। मुझे शक हुआ वह मुझ पर शक कर रही है। मैं बेंच से उठ खड़ा हुआ। अब चलेंगे, मैंने कहा। मैं एक कप और लूंगी। अब और नहीं, तुम 2 ले चुकी हो, मैंने गुस्से में कहा। तुम्हें मालूम है हमारे पास कितने पैसे बचे हैं? सिर्फ एक और, उसके बाद हम लौट जाएंगे। लोग हमें देखने लगे थे। मैं बहस कर रहा था दानों की एक कटोरी के लिए। मैंने उसे उठाकर बेंच पर बिठा दिया। ग्रेता, तुम बहुत जिद्दी हो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसने ठंडी आंखों से मुझे देखा। आप बुरे आदमी हैं, मैं आपके साथ कभी नहीं खेलूंगी। मुझे लगा जैसे उसने मेरी तुलना किसी अदृश्य व्यक्ति से की हो। मैं खाली सा बैठा रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लिए कोई उम्मीद नहीं रहती, सिर्फ गौर हैरानी होने लगती है। अपने होने पर ही हैरानी होने लगती है। फिर मुझे वह आवाज सुनाई दी जो आज भी मुझे अकेले में सुनाई दे जाती है और मुंह मोड़ लेता हूं। वह रो रही थी। हाथ में दानों का खाली कप था और उसकी कैप खिसक माथे पर चली आई थी। वह चुप्पी का रोना था, अलग अलग सांसों के बीच बिंधा हुआ। मुझसे वह नहीं सहा गया। मैंने उसके हाथ से कप लिया और लाइन में जाकर खड़ा हो गया। इस बार पैसों को गिनना भी याद नहीं आया। मैं सिर्फ उसका रोना सुन रहा था। हालांकि
वह मुझसे बहुत दूर थी और बीच में कबूतरों की फड़फड़ाहट और बच्चों की चीखों के कारण कुछ भी सुनाई नहीं देता था। पर इन सब के परे मेरे भीतर का सन्नाटा था, जिसके बीच उसकी रूंधी सांसें थीं और वे मैं अंतहीन दूरी से सुन सकता था। किंतु इस बार पहले जैसा नहीं हुआ। बहुत देर तक कोई कबूतर उसके पास नहीं आया। उसकी अपनी घबराहट के कारण या गिरते अंधेरे के कारण वे पास तक आते थे, लेकिन उसकी खुली हथेली की अवहेलना करके दूसरे बच्चों के पास चले जाते थे। हताश होकर उसने दानों की कटोरी जमीन पर रख दी और स्वयं मेरे पास बेंच पर आकर बैठ गई। उसके जाते ही कबूतरों का जमघट कटोरी के इर्द गिर्द जमा होने लगा। कुछ देर बाद हमने देखा दानों की कटोरी औंधी पड़ी है और उसमें एक भी दाना नहीं है। अब चलोगी? मैंने कहा। वह तुरंत बेंच से उठ खड़ी हुई, जैसे वह इतनी देर से सिर्फ इसकी ही प्रतीक्षा कर रही हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, एक भीगी हुई चमक जो आंसुओं के बाद चली जाती है। उन दिनों ट्रिफॉल्गर स्क्वायर के सामने लायंस का रेस्तरां होता था, गंदा और सस्ता दोनों ही। सड़क पार करके हम वहीं चले आए। इस बीच मैंने जेब में हाथ डालकर पैसों को गिन लिया था। मैंने उसके लिए 2 टोस्ट मंगवाए, अपने लिए चाय। आइसक्रीम को भुला देना ही बेहतर था। वह पहली बार किसी रेस्तरां में आई थी, गहरी उत्सुकता से चारों तरफ देख रही थी। मुझे लगा कुछ देर पहले का संताप घुलने लगा है। हम करीब करीब दोबारा एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। कबूतरों की छाया अब भी हम दोनों के बीच फड़फड़ा रही थी। मैं क्या बहुत बुरा आदमी हूं? मैंने पूछा। उसने आंखें उठाईं, एक क्षण मुझे देखती रही, फिर बहुत अधीर स्वर में कहा, मैंने आपको नहीं कहा था। मुझे नहीं कहा था। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर किसको कहा था? मिस्टर टॉमस को। वे बुरे आदमी हैं। एक दिन जब मैं उनके घर गई, वे डांट रहे थे और मिसेस टॉमस बेचारी रो रही थीं। ओह, मैंने कहा, आप समझे, मैंने आपको कहा था। वह हंसने लगी, जैसे मैंने सचमुच बड़ी मूर्खता की भूल की है, और उसकी हंसी देखकर न जाने क्यों मेरा दिल बैठने लगा। हम यहां फिर कभी आएंगे, उसने कहा। गर्मियों में? मैंने कहा। गर्मियों में टेम्स पर चलेंगे, वह यहां से बहुत पास है। क्या वहां कबूतर होंगे? उसने पूछा। मुझे बुरा लगा, जैसे कोई लड़की अपने प्रेमी की चर्चा बार बार छेड़ दे, किंतु मैं उसे दोबारा निराश नहीं करना चाहता था। गर्मियां काफी दूर थीं, बीच में पतझड़ और बर्फ के दिन आएंगे, तब तक मेरा झूठ भी पिघल जाएगा, मैंने सोचा। हम बाहर आए तो पीला सा अंधेरा घिराया था, हालांकि दोपहर अभी बाकी थी। उसने खोई हुई आंखों से स्क्वायर की तरफ देखा, जहां कबूतर अब भी उड़ रहे थे। मेरी जेब में अब उतने ही पैसे थे जिनसे ट्यूब का किराया दिया जा सके। इस बार उसने कोई आग्रह नहीं किया। बच्चे एक सीमा के बाद बड़ों की गरीबी न सही, मजबूरी सूंघ लेते हैं। मैंने सोचा था ट्रेन में बैठेंगे तो मैं उससे समर हाउस के बारे में पूछूंगा, उस विलो के बारे में भी जो अकेला उसके बाग में खड़ा था। मैं उसे दोबारा उसकी अपनी दुनिया में लाना चाहता था, जहां पहली बार हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। पर ऐसा हुआ नहीं। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें मूंने लगीं। ट्रिफॉल्गर स्क्वायर से इस्लिंगटन तक का काफी लंबा फासला था। कुछ देर बाद उसने मेरे कंधों पर अपना सिर टिका लिया और सोने लगी। इस बीच मैंने एक आध बार उसके चेहरे को देखा था। मुझे हैरानी हुई कि सोते हुए वह हूबहू वैसी ही लग रही है जैसी पहली बार मैंने उसे देखा था, पार्क में पेड़ों के बीच तल्लीन और साबुत। कबूतरों के लिए जो भटकाव आया था वह अब कहीं ना था। आंसू कब के सूख चले थे। नींद में वह उतनी ही मुकम्मल जान पड़ती थी जितनी झाड़ियों के बीच। और तब मुझे अजीब सा विचार आया। पार्क में उसने कई बार मुझे पकड़ा था, किंतु उसके सोते हुए तल्लीन चेहरे को देखकर मुझे लगा कि वह हमेशा से पकड़ी हुई लड़की है, जबकि मेरे जैसे लोग सिर्फ कभी कभी पकड़ में आते हैं और उसे इसका कोई पता नहीं है। और यह एक तरह का वरदान है, क्योंकि दूसरों को हमेशा छूटने का, मुक्त होने का भ्रम रहता है, जबकि बच्ची को इस तरह की कोई आशा नहीं थी। तब पहली बार मैंने उसे छूने का साहस किया। मैं धीरे धीरे उसके गालों को छूने लगा, जो आंसुओं के बाद गर्म हो आए थे, कुछ वैसे ही
जैसे बारिश के बाद घास की पत्तियां हो जाती हैं। वह जगी नहीं, ट्यूब स्टेशन आने तक आराम से सोती रही। उस रात बारिश शुरू हुई, सो हफ्ते भर चलती रही। झूठी गर्मियों के दिन खत्म हो गए। सारे शहर पर पीली धुंध की परतें जमी रहती। सड़क पर चलते हुए कुछ भी दिखाई न देता, न पेड़, न लैंप पोस्ट, न दूसरे आदमी। मुझे वे दिन याद हैं क्योंकि उन्हीं दिनों मुझे काम मिला था। लंदन में वह मेरी पहली नौकरी थी। काम ज्यादा था लेकिन मुश्किल नहीं। एक पब में काउंटर के पीछे 7 घंटे खड़ा रहना पड़ता था। बियर और लिकर के गिलास धोने पड़ते थे। 11 बजे घंटी बजानी पड़ती थी और पियक्कड़ लोगों को बाहर खदेड़ना पड़ता था। कुछ दिन तक मैं कहीं बाहर न जा सका। घर लौटता और बिस्तर पकड़ लेता, मानो पिछले महीनों की नींद कोई पुराना बदला निकाल रही हो। नींद खुलती तो बारिश दिखाई देती, जो घड़ी की टिक टिक की तरह बराबर चलती रहती। कभी कभी भ्रम होता कि मैं मर गया हूं और अपनी कब्र की दूसरी तरफ से बारिश की टप टप सुन रहा हूं। लेकिन एक दिन आकाश दिखाई दिया, पूरा नहीं, सिर्फ एक नीली डूबी सी फांक, और उसे देखकर मुझे अकस्मात पार्क के दिन याद हो आए। यहूदी रेस्तरां की बिल्ली और बाजार जाती हुई मिसेस टॉमस। वह मेरी छुट्टी का दिन था। उस दिन मैंने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल आया। लाइब्रेरी खुली थी, सब पुराने चेहरे वहां दिखाई दिए। पार्क खाली पड़ा था। पेड़ों पर पिछले दिनों की बारिश चमक रही थी। वे सिकुड़े से दिखाई देते थे, जैसे आने वाली सर्दियों की अफवाह उन्हें छू गई हो। मैं दोपहर तक प्रतीक्षा करता रहा। ग्रेटा कहीं दिखाई न दी, न बेंच पर, न पेड़ों के पीछे। धीरे धीरे पार्क का पीला पतझड़ी आलोक मंद पड़ने लगा। 5 बजे अस्पताल का गजर सुनाई दिया और मेरी आंखें अनायास फाटक की ओर उठ गईं। कुछ देर तक कोई दिखाई नहीं दिया। फाटक के ऊपर लोहे का हैंडल शाम की आखिरी धूप में चमक रहा था। उसके पीछे अस्पताल की लाल ईंटों वाली इमारत दिखाई दे रही थी। मुझे मालूम था उन्हें घर जाने के लिए पार्क के बीच से निकलना होगा, किंतु फिर भी मैं अनिश्चित निगाहों से कभी फाटक को देखता था, कभी सड़क को। यह ख्याल भी आता था कि शायद आज उनकी ड्यूटी अस्पताल में न हो और वे दोनों घर में ही बैठी हों। सड़क की बत्तियां जलने लगीं। मुझे अजीब सी घबराहट हुई, जैसे प्रतीक्षा का अंत आ पहुंचा है और मैं उसे टालता जा रहा हूं। मैं बेंच से उठ खड़ा हुआ। खड़े होकर प्रतीक्षा करना ज्यादा आसान जान पड़ा, किंतु तभी मुझे फाटक के निकट सरसराहट सुनाई दी। उनके चेहरे को बाद में देखा, उनकी सफेद पोशाक पहले दिखाई दी। वे तेज कदमों से पार्क के बीच पगडंडी पर चल रही थीं। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। यदि वे मेरी दिशा में आ रही होती तो भी शायद धुंधलके में मुझे नहीं पहचान पाती। मैं भागता हुआ उनके पीछे चला आया। मिसेस पार्कर, पहली बार मैंने उन्हें उनके नाम से बुलाया था। वे ठहर गईं और भौचक सी मेरी ओर देखने लगीं। आप यहां कैसे? अब भी वे अपने को नहीं संभाल पाई थीं। मैं यहां दोपहर से बैठा हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वे हकबकाई सी मुझे देख रही थीं। उन्होंने मुझे पहचान लिया था, लेकिन जैसे उस पहचान का मतलब नहीं टोह पा रही थीं। मैं कुछ असमंजस में पड़ गया और सहज स्वर में पूछा, आज आप इतनी देर से लौट रही हैं? 5 का गजर तो कब का बज चुका है। 5 का गजर? उन्होंने विस्मय से पूछा। आप हमेशा 5 बजे लौटती थीं, मैंने कहा। ओह, उन्हें याद आया, जैसे मैं किसी प्रागैतिहासिक घटना का उल्लेख कर रहा हूं। आप लंदन में ही थे? उन्होंने पूछा। मुझे काम मिल गया, इतने दिनों से इसलिए नहीं आ सका। ग्रेटा कैसी है? वे हिचकिचाईं। एक छोटे क्षण की हिचकिचाहट जो कुछ भी मानी नहीं रखती, लेकिन शाम के धुंधलके में मुझे वह अपशकुन सा जान पड़ी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे आपका घर नहीं मालूम था। वह ठीक है? हाँ, ठीक है, उन्होंने जल्दी में कहा, लेकिन वह अब यहां नहीं है। कुछ दिन पहले उसके पिता आए थे, वे उसे अपने साथ ले गए। मैं उन्हें देखता रहा। मेरे भीतर जो कुछ था वह ठहर गया। मैं उसके भीतर था, ठहराव के, और वहां से दुनिया बिल्कुल बाहर दिखाई देती थी। मैंने कभी इतनी सफाई से बाहर को नहीं देखा था। कब की बात है? जिस दिन आप उसके साथ ट्रिफॉल्गर स्क्वायर गए थे, उसके दूसरे दिन ही वे आए थे।
आप जानते हैं, उन्हें वहां काम मिल गया है। और आप? मैंने कहा, आप यहां अकेली रहेंगी? मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। उन्होंने धीरे से सिर उठाया। आवाज हल्के से कांपती थी और एक क्षण के लिए मुझे उनके चेहरे पर बच्ची दिखाई दी। ऊपर उठा हुआ होंठ और भीगी आंखें हवा में उड़ते हुए कबूतरों को निहारती हुई। आप कभी घर जरूर आइएगा। उन्होंने विदा मांगी और मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं बहुत दूर तक उन्हें देखता रहा, फिर काफी देर तक बेंच पर बैठा रहा। मुझे कहीं नहीं जाना था, न ही प्रतीक्षा करनी थी। धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर तारे निकलने लगे। मैंने पहली बार लंदन के आकाश में इतने तारे देखे थे, साफ और चमकीले, जैसे बारिश ने उन्हें भी धो डाला हो। इट इज टाइम डियर, पार्क के चौकीदार ने दूर से ही आवाज लगाई। वह गेट की चाबियां खनखनाता हुआ पार्क का चक्कर लगा रहा था। टॉर्च की रोशनी में वह हर बेंच, झाड़ी और पेड़ के नीचे देख लेता था कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। कोई खोया हुआ बच्चा, कोई शराबी, कोई घरेलू बिल्ली। वहां कोई नहीं था, कोई भी चीज नहीं छूटी थी। मैं उठ खड़ा हुआ और गेट की तरफ चलने लगा। सहसा हवा उठी थी, हल्का सा झोंका अंधेरे में चला आया और पेड़ सरसराने लगे। और तब मुझे धीमी सी आवाज सुनाई दी, एक असीम उत्साह में लिपटी हुई, स्टॉप स्टॉप। मेरे पांव बीच पार्क में ठिठक गए। चारों ओर देखा, कोई न था, न कोई आवाज, न खटका, सिर्फ पेड़ों की शाखाएं हवा में डोल रही थीं। उस समय एक पगली, उत्कट, नंगी सी आकांक्षा मेरे भीतर जागने लगी कि यहीं बैठ जाऊं, इन पेड़ों के बीच जहां मैं पहली बार पकड़ा गया था। मेरी अब और आगे जाने की इच्छा नहीं थी। मैं इस बार अंतिम और अनिवार्य रूप में पकड़ लिया जाना चाहता था। इट इज क्लोजिंग टाइम, चौकीदार ने इस बार बहुत पास आकर कहा। मेरी तरफ जिज्ञासा से देखा कि क्या मैं वही आदमी हूं जो अभी कुछ देर पहले बेंच पर बैठा था। इस बार मैं नहीं मुड़ा। पार्क से बाहर आकर ही सांस ली। मेरा गला सूख गया था और देह खोखली सी जान पड़ती थी। पार्क में सामने पब की लालटेन झूलती दिखाई दी। मैंने जेब से पर्स निकाला पैसे गिनने के लिए। पुरानी गरीबी की यह आदत अब भी बची थी। मैंने हैरानी से देखा कि मेरे पास पूरे 2 पाउंड हैं और तब मुझे याद आया कि मैं उन्हें कबूतरों के दानों के लिए लाया था। आप सुन रहे थे निर्मल वर्मा की लिखी कहानी दूसरी दुनिया।